Hello everyone, this is Sudhir Sahu from Life Science Tutorial and today we are discussing about the tetrad analysis. ठीक है, ये जो टॉपिक है वो हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस में आते हैं, स्पेसिफिकली इन CS ईयर नेट, बट लोअर लेवल के एग्जाम्स में इनका क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है, ये जो टेट्राड एनालिसिस है वो हम फंजाई में करते हैं जो कि एस्कोमाइसिटीज फैमिली से बिलोंग करता है. तो चलिए थोड़ा सा पहले बेसिक नॉलेज इसके बारे में ले लेते हैं. यदि हम बात करें टेट्रा एनालिसिस का तो न्यूरोस्पोरा में हम ये पूरा प्रैक्टिस करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट नोट कर लेना, न्यूरोस्पोरा. ठीक है, न्यूरोस्पोरा एक तरह का फंगस है जो कि बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज फैमिली को. ठीक है, एस्कोमाइसिटीज फैमिली को बिलोंग करता है और उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंडीशन बनता है. चलिए, तो न्यूरोस्पोरा is the example of fungi, ठीक है, and belongs to ascomycetes family. ठीक है, ओके. इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे लिखना एसेक्सुअल. ठीक है, asexual reproduction occur. ठीक है, दैट मीन्स एस्कोमाइसिटीज फैमिली में जो न्यूरोस्पोरा है उसमें asexual रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, अब asexual होता है दैट मीन्स ज्यादातर ये कंडीशन जो है कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा. तो याद रखना हैप्लॉइड बाय नेचर. बट जब एक गैमीट बनाएगा तो गैमीट में जब मर्ज होगी, फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड बनता है. उस डिप्लॉइड से डिवीजन होकर के सेल्स बनते हैं ऑक्टाड एंड टेट्राड. ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा जो है वो क्या क्या फॉर्म करता है तो लिख लेना, न्यूरोस्पोरा फॉर्म्स टेट्राड एंड ऑक्टाड. ठीक है, इसको टेट्राड एंड क्या बोलेंगे, ऑक्टाड एस्कस बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको, एस्कस. दैट मीन्स आपको पता होगा कि फंजाई में जो सेप्टम्स होते हैं उनको हम हाइफी कहते हैं और हाइपी में ऊपर में जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एस्कस, एस्की बोलते हैं. वही एक सिंगल एस्की नया डेवलपमेंट करता है, न्यू फंजाई का डेवलपमेंट करता है. ठीक है, दैट इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो यदि मैं सिंपली ऐसा बोलूं कि भाई ये हमारा एक मिनट, ये हमारा एस्कोमाइसिटीज है. ठीक है, ये भैया हैप्लॉइड होते हैं, चलो दो ले लेते हैं ऐसा. ठीक है, ये हैप्लॉइड है, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ और ये अपने फेथ को चेंज करके हो गया कैसा, डिप्लॉइड. ये कैसा हो गया, डिप्लॉइड हो गया. ठीक है, तो डिप्लॉइड में जब एस फेज होगा, मतलब कि डीएनए का जब रिप्लिकेशन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होंगे. ठीक है, अब एक को बनाता हूँ, दो में से एक को ले लेता हूँ मैं. ठीक है, अब ये डिप्लॉइड ही है क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस हुआ है. जब इसमें म्यूसिस होगा, देखो म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 का ही गेम है पूरा. मतलब ये जो क्रॉस मैंने करवाया है ये वो जैसा है वैसे ही है, कोई इसमें इशू नहीं है. आपको क्या याद रखना है इसमें बता दूंगा, ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, उससे आपको पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे. जब म्यूसिस 1 होगा तो आपको पता है कि भाई डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में चेंज आता है. तो देखो एन ये हो गया और ये एन हो गया, ऐसा मान के चलते हैं. और जब म्यूसिस 2 होगा, ये म्यूसिस 2 है तो भाई 2n है, दो है ना, 1 and 2. अब यहाँ से 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएंगे. ये 4 एस्कस का फॉर्मेशन हो गया, एस्की का फॉर्मेशन हो गया. यदि इसको और डेवलप करें, अब कोई म्यूसिस नहीं हो रहा है ना, नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल 4 एस्कस से 8 एस्कस का क्या हो गया, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया. इस कंडीशन को हम बोलेंगे टेट्राड और इसको हम बोलेंगे ऑक्टाड बोलेंगे. तो याद रखना कि जो न्यूरोस्पोरा होता है वो टेट्राड और ऑक्टाड फॉर्मेशन दोनों करता है. ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन बनती है. क्या क्या कंडीशन उसको देख लेना, इसको पहले नोट करो बहुत अच्छे से. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लेंगे,
फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाड एंड टेट्राड इन ऑर्डर्ड, ठीक है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है जो एस्कस है वो एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगे, इनका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एक बनाएंगे ऑर्डर्ड टेट्राड का और एक बनाएंगे अनऑर्डर्ड, ठीक है। अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि वो सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको सीक्वेंस में बनाना है तो जो पहले कंडीशन बना था वैसे ही बना रहे हैं। देखो ये जो ऊपर में जो डायग्राम दिया हुआ है, अब इसको मैं एन की जगह मैं दे देता हूँ उसको क्रोमोसोम का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो जैसे मान लो ये एस्कस है, एक एस्कस के लिए ऐसे ही बनाना पड़ता है बूथ जैसा, ठीक है। इसमें एक कैपिटल ए है और एक क्या है, स्मॉल ए है, ऐसा है, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होगा तो जो ए है और कैपिटल ए है वो डबल हो जाएगा। ये देखो कैपिटल ए नीचे हो जाएगा स्मॉल ए, ये हो जाएगा स्मॉल ए, ठीक है। नंबर जो एक था वो डबल हो गया है, तो दो पेयर में ए है और दो पेयर में क्या है, स्मॉल ए है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब देखो मियोसिस वन करते हैं। मियोसिस वन, तो मियोसिस वन में क्या होगा, ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। अभी कैपिटल ए एक साथ है, स्मॉल ए एक साथ है, हैप्लॉइड कर दो इसको। तो देखो कैपिटल ए एक, कैपिटल ए दो, स्मॉल ए तीन और स्मॉल ए चार, मतलब ये लोग हैप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। और ये यदि इसी को मैं काउंट करूं तो यही हमारा क्या है, टेट्राड है। क्या ये टेट्राड है, ठीक है। अब चलो टेट्राड को ऐसा करते हैं, ऑक्टाड बनाते हैं। तो जो भी सिंगल सिंगल है ना उसको डबल कर दो। डबल मतलब देखो एक बार जो सिंगल है उसको डबल करना है, तो देखो कैपिटल ए एक बार, कैपिटल ए दो बार, ये हो गया एक के लिए। ये मान के चलना है ऐसा टाइप का, यहां से ले लेता हूं, ये इसका हो गया, ठीक है। इसका टू टाइम्स हो गया, अब इसका टू टाइम्स ले लो, कैपिटल ए कैपिटल ए। अब इसका टू टाइम्स ले लो, स्मॉल ए। अब इसका टू टाइम्स ले लो, स्मॉल ए। दैट मीन्स लीनियर फॉर्म में 4 नंबर ऑफ कैपिटल ए है और 4 नंबर ऑफ स्मॉल ए, ठीक है। यहां सेग्रीगेशन कहाँ हुआ, मियोसिस वन में। इस कंडीशन में यदि मैं बोलूं कि सेग्रीगेशन कहाँ हुआ है तो देखो भाई यहां हुआ है, ठीक है। सेग्रीगेशन इन मियोसिस वन। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए इज टू टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ए। यदि मैं बोलूं कैपिटल ए कितने हैं तो तुम बोलोगे 4 है, राइट। यदि मैं बोलूं स्मॉल ए कितना है तो बोलोगे 4 है। 4:4 का मतलब होता है 1:1, ठीक है। अब तुमको याद क्या रखना है इसको पर देखो, तुमको ये याद रखना है कि यदि मियोसिस वन में सेग्रीगेशन हुआ है, यदि मियोसिस वन में सेग्रीगेशन हुआ है तो उसका रिजल्ट होगा 1:1। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इसका तो सेग्रीगेशन में मियोसिस वन को देखना है और उसको हटा देना है, हमको डेटा में इसका कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है ना पॉइंट। तो 1:1 यदि कहीं आता है तो वो समझ जाना कि मियोसिस वन का रिजल्ट है और इसका हमको नीड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो किसका नीड है, तो जिसका नीड है उसको अपन यहां देखते हैं सेकेंड स्लाइड में, ठीक है। चलिए देखो अब ये तो बात हो गई किसकी, मियोसिस वन में सेग्रीगेशन की। अब हम ऐसा करते हैं मियोसिस टू में सेग्रीगेशन करते हैं, ठीक है। टू में सेग्रीगेशन कैसे होगा, देखो जैसा था वैसे ही बनाते हैं। देखो ये सेग्रीगेशन अकर इन मियोसिस टू। तो मियोसिस टू में सेग्रीगेशन होने के दो चांसेस देखना। मान लो ये हमारा एस्कस है, ठीक है। इसके पास क्या है 1 कैपिटल ए, ये भी क्या है कैपिटल ए, यहाँ क्या है स्मॉल ए, यहाँ क्या है स्मॉल ए, ठीक है। अब इसमें मियोसिस वन से तुम क्या कर लो, हैप्लॉइड बना लो पहले। एक अपन सिंपल से इसमें हैप्लॉइड बनाते हैं, फ्लिप करेंगे इसको पहले, ठीक है। देखते रहो, हमने कहा मियोसिस वन में कुछ भी नहीं होगा, कोई फ्लिपेज नहीं होगा। तो मियोसिस वन में इसको हम सेग्रीगेशन नहीं कराते। तो जहाँ जहाँ जो है देखो कैपिटल ए
स्मॉल ए इतना है, ठीक है। सबके लिए लाइनिंग बना दो ऐसा, ये ऐसा, ये जो डॉट कर रहा हूँ वो हमारा पर्टिकुलर रीजन का जीन है। अब तुमने कहा मियोसिस में, समझना ना, मियोसिस 2 में सेग्रीगेशन होने के दो रिजल्ट हो सकते हैं। देखो यहाँ भी मियोसिस 2, यहाँ भी मियोसिस 2, दो रिजल्ट हो सकते हैं। कैसे रिजल्ट देखना, देखो अब रेड पेन का यूज करता हूँ मैं, समझाता हूँ आपको। ये देखो इस कैपिटल ए स्मॉल ए को फ्लिप कर दो, मतलब इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। जब सेग्रीगेशन होगा तो इसमें रोटेशन हो जाएगी, तो रोटेशन होने से मेरे ख्याल से ऐसा बनेगा रिजल्ट। देखो कैपिटल ए के बाद फ्लिप होकर के स्मॉल ए चलेगा ऊपर, स्मॉल ए, और कैपिटल ए आ गया नीचे, तो ये कैपिटल ए, ये स्मॉल ए, ठीक है। अब इस ऑक्टार्ड को ना, टेट्रार्ड को ना ऑक्टार्ड बना दो। तो ऑक्टार्ड कैसे बनाएंगे, ये पहले ले लो ऐसे। अब इसको नंबर को डबल करो, जो भी है, कैपिटल ए को डबल करो 1 2, स्मॉल ए को डबल करो 1 2, चलो कैपिटल ए को डबल करो 1 and 2, अब स्मॉल को करो 1 and 2, ये बन गया हमारा ऑक्टार्ड, ठीक है। मगर ये तो एक साथ है नहीं, तो कैसे करेंगे, कैपिटल ए इज टू स्मॉल ए इज टू कैपिटल ए इज टू स्मॉल ए, कितने नंबर 2:2 2:2 2:2, कट करेंगे तो क्या आएगा 1:1 1:2 1:1। दैट मीन्स यदि मियोसिस 2 में सेग्रीगेशन होता है तो उसका रिजल्ट 2:2 2:2 2:2 आएगा, या तो फिर 1:1 1:1 1:1 आएगा। ये काम की चीज है, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन में 1:1 1:1 या 2:2 2:2 दिया रहेगा, उसको हमको हमारे फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। अब एक और कंडीशन बनता है, कैसे कंडीशन देखना, मैंने कहा इसको फ्लिप कर दो, ठीक है। अब फ्लिप करोगे तो कहाँ जाएगा, जैसा बनता है उसको बनाओ। देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये था, यही फ्लिप हुआ तो बना था। एक बार और फ्लिप करो, कैपिटल ए यहाँ और स्मॉल ए यहाँ चले जाएगा। चलो आगे बढ़ा के देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर ये स्मॉल ए ऊपर चलेगा, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। मतलब देखो मियोसिस 2 में सेग्रीगेशन होने के दो चांसेस हो सकते हैं। अब इसको डबल कर दो, कैपिटल 2 टाइम, ये स्मॉल का 2 स्मॉल का 2 2 2 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, कैपिटल ए, ये बन गया ऑक्टार्ड तुम्हारा मियोसिस 2 का। इसको नंबरिंग करो, कैपिटल ए कितने हैं 2, स्मॉल ए कितने हैं 4, फिर कैपिटल ए कितने हैं 2, तो 2 4 2, या फिर इसको बोल सकते हो 1 2 1। तो तुमको याद रखना है ये दो चीजें, एक तो मियोसिस 2 में ये बन सकता है, या तो फिर मियोसिस 2 में ये बन सकता है। दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यदि ये बोल रहा है ऑर्डर ना, ऑर्डर्ड बोल रहा है, समझना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जितने भी हमने कंडीशन अभी बनाए हैं, ये कौन सा केस का है, ऑर्डर्ड कंडीशन का है, जब वो सीक्वेंस में एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होगा, ठीक है। ये जो है लीनियर फॉर्म में यदि अरेंज होगा तब जा करके ये ऐसा रिजल्ट आएगा। तो चलिए, तो लीनियर फॉर्म में है मतलब ऑर्डर्ड है, और ऑर्डर्ड का फॉर्मूला क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसका भी वही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ एस्कस, या नंबर ऑफ एस्कस फॉर्म ड्यूरिंग सेग्रीगेशन इन मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 2 में जितने नंबर ऑफ सेग्रीगेशन हुए हैं उसके नंबर हमको पता होना चाहिए, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ एस्कस, ठीक है। जितने भी एस्कस बनेंगे, CUS है, CUS, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे अपन 100 कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक फार्मूला। क्या करना है समझो, हाफ नंबर 1/2 बोलने का मतलब है हाफ नंबर, यदि 100 है, मियोसिस 2 में बने हुए प्रोडक्ट यदि 100 है तो सीधा ले लो 50, और टोटल मान लो 1000 है तो 50/1000 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो देखो एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बना के देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जिसमें बोलता है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन जीन, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन जीन कैपिटल एंड स्मॉल ए इफ अरेंजमेंट ऑफ एस्कोस्पोर, देखो नाम दिया हुआ ना, इफ अरेंजमेंट ऑफ एस्कोस्पोर कैपिटल इज टू स्मॉल ए हैज गिवन, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए का है 50 है बोल रहे नंबर, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, इसका भी कितना है बोलता है 50 है बोलता है। कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल ये है बोलता है 100, ठीक है। ये आपको डेटा दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है, एक मिनट, ठीक, आपसे पूछ रहा है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ऑर्डर्ड है, सीक्वेंस में दिख रहा है आपको, ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस में कितना आएगा। अब देखो ये देखो ये क्या है, कितने हैं 2, ये भी कितने हैं 2, तो 2:2 इज इक्वल 1:1 आ गया, 1:1 आ गया, मतलब ये क्या है, पेरेंटल टाइप है, जो कि पहले कंडीशन मियोसिस 1 में बन रहा था। मगर इसको देखो तो 1 1 1 1 और 1 2 1 है, ये 1 to 1 या चौपल 1 कब बनता है, ये देखो मियोसिस 2 में सेग्रीगेशन होने से बनता है, दिखा रहा हूं आपको, ये देखो 1 to 1 या फिर 4 टाइम 1 1 1 ये बनता है मियोसिस 2 के सेग्रीगेशन से, और मियोसिस 1 के सेग्रीगेशन से क्या आएगा, आंसर बताया था आपको, ये देख लो इसको 4:4 आएगा या फिर 1:1 आएगा। तो इस कंडीशन में आपका जो रिजल्ट आएगा वो तो भैया बहुत सिंपल समझ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन पेरेंटल टाइप है, हटा दो उसको, इसका हमको कोई काम नहीं है। हाँ मगर टोटल कर लेते हैं, 50 50 100 इज इक्वल 200, ठीक है। देखो 1/2 यहाँ मैंने पुट किया इनटू टोटल नंबर ऑफ एस्कस ड्यूरिंग द सेग्रीगेशन ऑफ मियोसिस 2, ये 50 और ये 50 दोनों मियोसिस 2 का है, ठीक है। तो मियोसिस 2 का कितना है, 100/200 इंटू 100, 1/2 इंटू 100, ये देखो ये ऊपर में ही है ना, 1/2 ऊपर है, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 100/200, 1 2 1 2 कट गया, और ये 2 को काट दो ऐसा 25, तो आंसर आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। तो ये है ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एस्कस का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मगर सेकेंड कंडीशन में बहुत अलग है, इससे अलग बनाते हैं। चलो देख लो पहले, ये तो हो गया ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस। अब देखते हैं अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस में कैसे कंडीशन बनता है, ठीक है। इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस, ठीक है। इसमें आपको समझना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 जीन है, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे है स्मॉल ए स्मॉल बी। याद करो मैंने लिंकेज के 3 कंडीशन बनाए थे, ठीक है, लिंकेज के 3 कंडीशन बनाए थे। यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, नो क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो नए टाइप के वैरायटी बनेंगे नहीं, तो पूरे के पूरे कैसे रहेंगे, ऑल आर पेरेंटल, ऑल आर पेरेंटल टाइप, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये पेरेंटल टाइप, ठीक है। यदि क्रॉसिंग ओवर यदि सब में हो गया तो मैक्सिमम, चलो पहले नॉर्मल देख लेते हैं, नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर मतलब बोल सकते हो लेस क्रॉसिंग ओवर। तो लेस क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, कुछ पेरेंटल टाइप भी बनेंगे और कुछ नए भी बनेंगे, जिसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप। पेरेंटल को पी लिखते हैं और रिकॉम्बिनेंट को आर लिखते हैं। ये कैसा होगा, मैंने बताया था कि कभी भी क्रॉसिंग ओवर हो 50% पेरेंट तो होगा और 50% हो सकते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट या फिर उससे कम होंगे। यदि पेरेंटल टाइप बोल रहा हूँ तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, और यदि रिकॉम्बिनेंट बोल रहा हूँ तो कैपिटल ए का स्मॉल बी और स्मॉल ए का कैपिटल बी, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, मतलब
सेकेंड कंडीशन में चारों प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो चारों प्रोड्यूस होंगे इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा टाइप बोलते हैं, टेट्राड टाइप या फिर टेट्रा टाइप बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं टीटी से, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोलेंगे इसको, टीटी। मतलब क्रॉसिंग ओवर होने से तीन कंडीशन बन सकती है, या तो पूरे बच्चे क्या हो, पेरेंटल हो, तो इसको बोल देंगे पी टाइप। और यदि वो चारों वैरायटी बना ले, दो पेरेंटल और दो क्या है रिकॉम्बिनेंट, तो उसको बोलेंगे टेट्रा टाइप, टेट्रा चार, ठीक है। यदि मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर हुआ, मतलब सबसे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो इस कंडीशन में इसमें क्या होगा, 100% आर टाइप बनते हैं। 100% आर टाइप मतलब का मतलब ये है कि यहाँ कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी होगा और यहाँ स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी, पूरे के पूरे। तो इसको बोलते हैं नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल डाई टाइप, शॉर्टकट में बोलते हैं एनपीडी बोलते हैं, नॉन पेरेंटल डाई टाइप्स। तो इसका जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है एनपीडी मतलब नॉन पेरेंटल डाई टाइप प्लस 1/2 नंबर ऑफ टेट्राड, ठीक है। जितना भी टेट्राड नंबर होंगे उसका आधा, ठीक है, इनटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एस्किस, टोटल नंबर ऑफ एस्कस, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये देखो ये जो फार्मूला दे रहा है ये आपका अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस का फार्मूला है। चलिए अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन के तीनों थ्योरीज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक तरह का बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट की क्या करते हैं, अपन स्टडी करते हैं। तो यदि सिंपली इसका डेफिनेशन बोलूं तो बोल सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है सिस्टम इज द बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल क्या है, सिस्टम है जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे, दैट डिटरमाइंस, ठीक है, इसमें हम पहचानेंगे दैट डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स, ठीक है। इस पूरे चीज़ों की हम डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो मेनली जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को बेस लेकर के, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकेंड नंबर पे आता है आपका हेप्लोडिप्लॉइड, हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर में आता है जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे डिटेल अबाउट द एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसको हम कहेंगे नंबर 1 एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। और नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये तो नया है ना, मगर एलोसोम का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम। एलोसोम का क्या मतलब है, सेक्स क्रोमोसोम। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम के बेस पे हमको पहचानना है। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट देखो, ह्यूमन में
सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे तो पहले ह्यूमन में देखो दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स और एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम्स कितने होते हैं तो मैंने बताया था 22 पेयर्स, और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, 1 पेयर में होता है। 1 पेयर में यदि मैं बात करूं तो फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। यदि मैं बात करूं एक्स और एक्स क्रोमोसोम का तो ये कुछ इस तरह से दिखता है भाई, मतलब फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो दोनों एक्टिव है, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं पार 1, ये R1, और इसको बोलते हैं PAR2 बोलते हैं। पार 1 एंड पार 2 ये दोनों जो है वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। और ये जो बीच का जो गैप दिख रहा है, ये खाली स्पेस जो दिख रहा है, ये होमोलॉगस रीजन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं होमोलॉगस रीजन बोलते हैं। मगर मेल में ऐसा नहीं होता है। मेल में एक एक्स तो होगा, ऐसे ही एक्स होगा, तो ये ऐसा बड़ा बना देता हूँ इसको, देखो ये ऐसा होता है। ठीक है, ये एक्स है, चलो मान लेते हैं सेम है, जैसे ऊपर मैंने लिखा ना पार 1 पार 2 होगा, ये आपका पार 1 है, और ये वाला जो है आपका क्या है, पार 2 है। मगर वाई क्रोमोसोम एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम बहुत स्मॉल होता है, ऐसा होता है। और यहाँ पे होमोलॉगस रीजन नहीं होता, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होमोलॉगस नहीं है, और वाई में सिर्फ सिंगल नंबर, जो मेल होता है उसमें सिंगल नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम होते हैं। इसी रीजन को ना होलैंड्रिक रीजन बोलते हैं, होलैंड्रिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था, ऐसे जीन जो कि वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं उनको होलैंड्रिक जीन के नाम से भी जानते हैं। तो वो जो होलैंड्रिक जीन है, उस जीन का नाम यदि बताऊं तो TDF या SRY जीन के नाम से भी जानते हैं। इसको आप अपने डेटा में, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ये कहीं और का था टॉपिक, बट मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो ये मेल और फीमेल में जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहीं से बनता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे चीज़ों को, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी। और सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी में सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है भाई XX और XY टाइप, जैसे हम में होता है। ठीक है, चलो भाई ऐसा करते हैं, इधर बना देते हैं फीमेल और इधर हम बना देते हैं इसमें मेल बना देते हैं। अब तुम बोलोगे फीमेल तो हमेशा कैसा है, X और X होता है, मेल में होता है भाई X और Y, तो चलो मान लेते हैं। मतलब पहले कंडीशन में जो फीमेल है वो कैसा है, तो होमोजाइगस है, मगर जो मेल है वो कैसा है, तो हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस है। ठीक है, क्लियर हो रहा पॉइंट। मेल हेट्रोजाइगस है और फीमेल जो है वो होमोजाइगस है। ऐसा कंडीशन तुमको मिलेगा 2 में, और यही आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में आएगा एग्जाम्पल्स। तो एक तो तुमने कहा ह्यूमन में ऐसा होता है ना, मतलब ये दोनों कंडीशन जो है, एक तो ह्यूमन में होता है, दूसरा कंडीशन डायोशियस प्लांट में भी होता है। ठीक है, डायोशियस OUS, डायोशियस प्लांट में भी सेम केस होता है, मतलब जिसमें फीमेल ऐसा हो और मेल में XY प्रेजेंट हो, तो ये कहना आएगा तुम्हारा सबसे नॉर्मल कंडीशन जो ह्यूमन में होता है। आपको यदि डायोशियस प्लांट याद नहीं तो ह्यूमन बस याद रखना, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना चेंज कर देता हूँ सेकेंड नंबर पे। देखो XX और XY टाइप तो है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट ये है उल्टा। मतलब ये कि जो फीमेल है वो XY टाइप है, और जो मेल है यहाँ पे मेल है X और X। मतलब इस कंडीशन में ये तो बन गया कैसा भैया,
फीमेल बन गई हेट्रोजाइगस, ऐसा हो सकता है क्या? होता है, जैसे बर्ड्स में फीमेल हो गई हेट्रोजाइगस और मेल हो गया क्या? होमोजाइगस। ठीक है, तो ऐसा जस्ट उल्टा कंडीशन जो है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे बटरफ्लाई हो गया, मॉथ्स हो गया, बर्ड्स, फिश एंड रेप्टाइल। मॉथ्स, बटरफ्लाई, रेप्टाइल भी है, बर्ड्स तो है, मगर बर्ड्स में ना एक्स वाई ना शो करके हम कैसे शो करते हैं? जेड जेड, जेड जेड और जेड डब्ल्यू शो करते हैं। अब बताओ इस बर्ड्स में जेड जेड कौन है, मेल है कि फीमेल? तो तुमने कहा ना होमोजाइगस मतलब मेल, हेट्रोजाइगस मतलब फीमेल, मतलब ये जो है ये वाला जेड जेड जो दिख रहा है वो क्या है? मेल है। और जेड डब्ल्यू कौन है? तो हम बोलेंगे फीमेल है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, ये हो गया बर्ड्स, हो गया रेप्टाइल, हो गया, और एक और बच गया भाई, मछली जल की रानी है, फिशेस। ठीक है, ये आपके इसी एग्जांपल में आएगा। ये हो गया हमारा टाइप 2। ठीक है, एक और टाइप है, इसमें भी एक और टाइप आता है। चलो इसको देख लो, एक और टाइप कौन सा आता है? थर्ड नंबर का टाइप है जिसमें हम बोलते हैं एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप, एक्स ओ टाइप। चलो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर हम लिखते हैं फीमेल, और फीमेल जैसी थी बेचारी को वैसे ही कर देते हैं एक्स एन एक्स। मगर मेल को हम करते हैं, देखो मेल को हम कर देते हैं एक्स और ओ। ओ मतलब ये होता है कि वाई क्रोमोसोम नहीं है यहाँ पे, डिलीटेड है। ठीक है, मतलब फिर से वही हो गया, जो फीमेल है वो होमोजाइगस और जो मेल है वो हो गया आपका हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन जिसमें वाई क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट हो, ये दो में होगा। एक तो है ग्रॉस हॉपर और एक है कॉकरोच। ठीक है, ग्रॉस हॉपर और कॉकरोच में जस्ट सेम ही होगा, बट वहां पे एक्स वाई नहीं होगा, एक्स ओ होगा। बाकी पूरी कंडीशन सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पहला टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको हम बोलते हैं एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें हम किस बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे मेल और फीमेल को? तो इन द एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम और प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम के बेस पे हमने क्या किया? मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई किया। सेकेंड जो होता है ना बेटा, वो होता है हैप्लो डिप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इस तरह का थ्योरी में हम क्या करेंगे? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बेस पे हम क्रोमोसोम के सेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब यदि कहाँ होता है, तो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट इन कौन सा? ऑर्डर, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा जो कि इंसेक्ट का ही फैमिली है। विच इंक्लूड्स इसमें कौन कौन से आते हैं? तो एंड्स आते हैं, वास्प आता है एंड बी आता है। ठीक है, चीटी, वास्प एंड हनी बी वाले कैटेगरीज आते हैं। ठीक है, इन में जो मेल और फीमेल होगा उसको अपन क्या करेंगे? हैप्लॉइड डिप्लॉइड से पहचानते हैं। अभी से की पॉइंट याद कर लो, स्टार है ये, स्टार पॉइंट बोल सकते हो इसको। ठीक है, याद रखना जो हैप्लॉइड होंगे और एक क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड हमेशा कैसे कौन होगा? मेल, और डिप्लॉइड कौन होंगे? तो फीमेल होंगे। इसको याद कर लो, मेल हमेशा हैप्लॉइड होता है और फीमेल जो है वो डिप्लॉइड होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, चलिए
अब देखो कैसे होगा, देखो हनी बी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हनी बी में अभी तुम समझ ही गए कि मेल और फीमेल में एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, इसका हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का। तो यहाँ जो भी हम स्टोरी लिखेंगे वो मेल के बारे में लिखेंगे, और यहाँ जो भी बताना होगा उसको हम बताएंगे आपके फीमेल के बारे में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोग? ओके, क्लियर है? ठीक है, तो जितने भी एप्लीकेशन में ऑनलाइन बच्चे हैं वो इसको अच्छे से देख लेंगे। यदि कोई डाउट होती है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करेंगे, आपको डाउट क्लास में इसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो मेल को हम कहते हैं भैया, सबसे पहली बात तो ऑल्सो नोन एज ड्रोन। मेल को हम क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। ठीक है, मेल ड्रोन है। ठीक, यहां पे हैप्लॉइड भी लिख देता हूं ताकि हैप्लॉइड आपको याद रहे। तो ये बताओ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा कैसे? यदि एग फर्टिलाइज होगा तो डिप्लॉइड बनेगा। दैट मीन्स मेल बनता है डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। मतलब एग में बिना फर्टिलाइजेशन के यदि किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो गया तो वो क्या होगा? मेल बनेगा। दैट मीन्स ऑलवेज हैप्लॉइड बाय नेचर। ठीक है, ये हमेशा कैसा होगा? हैप्लॉइड नेचर का होगा। तो फीमेल है भाई, तो फीमेल तो डिप्लॉइड होंगे। तो ये कैसे बनेंगे? तो पहला ही पॉइंट बना देता हूं, डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज एग से डेवलप होके बनता है, मतलब सिंपल सी बात है, ये कैसा है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। बट इसमें एक दिक्कत है यार। क्या दिक्कत है? देखो, एक मतलब मैं ऐसा करता हूँ, दो कंडीशन में चेंज कर देता हूँ इसको, दो कंडीशन में डिवाइड कर देता हूँ। दो फीमेल बनते हैं, अब यहाँ पे और गेम है भाई, नया स्टोरी है। दो फीमेल बनते हैं, ठीक है। एक फीमेल ना सेंटर में होती है और ये फीड करती है। ये फीमेल जो है ये भी डिप्लॉयड है ना, ये भी डिप्लॉयड है, इसकी भी बात डिप्लॉयड हो रही है। तो ये बेचारी कहाँ से खाती है? देखो, फीड्स ऑन, खाना कहाँ से खाएगी? फीड्स ऑन रॉयल जेली। ठीक है, मतलब ये खाना खाती है कॉम्ब के छाते में। मतलब एक छाता बना दूं, कॉम्ब बना देता हूं, चलो ऐसा कॉम्ब दिखता है। ठीक है, मधुमक्खी का छाता आपने देखा होगा, कभी आपको मधुमक्खी ने दौड़ाया होगा तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, और यदि आप दौड़े होंगे और बच गए होंगे, मतलब ये समझ के चलिए कि आपका जो इमरजेंसी ग्लैंड है बहुत एक्टिवेटेड होगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ना बेटा, ये वाला, ये सेंटर पोर्शन है, इसमें ना क्वीन रहती है। ठीक है, और इसके जो नियर बाई सर्कल है, छोटा सर्कल, ये इस सर्कल में रहते हैं ड्रोन, मतलब मेल रहते हैं। और पेरीफेरी में, कॉर्नर में रहते हैं वर्कर। ठीक है, तो एक्चुअल में वो वर्कर और कोई नहीं है, वो लड़कियां हैं, वो फीमेल हैं जो फीड करते हैं बी ब्रेड को। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं फीड्स ऑन बी ब्रेड। ठीक है, बी ब्रेड को फीड करना मतलब वो लेस न्यूट्रिशनल होता है। बी ब्रेड कॉर्नर्स में जो होते हैं, बोल सकते हो क्वीन का या फिर मेल ने जो फीड किया उसका जो बचा हुआ पोर्शन है, पोटी जैसा बोल सकते हो, तो उससे बना हुआ है। लेस न्यूट्रिशन को इनटेक करने के कारण ये जो फीमेल है बिकम्स इनफर्टाइल। ठीक है, इनफर्टाइल है, मतलब कभी भी प्रोजेनिस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, बट एबल टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, मतलब जो ये वाली है वो प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्वीन। ये क्वीन है, और ये कौन है? तो ये हम बोलेंगे वर्कर है। तो क्वीन और वर्कर दोनों फीमेल है, दोनों डिप्लॉयड है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो वर्कर है वो इनफर्टाइल है, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्वीन थाउजेंड्स ऑफ बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, मगर वो लैपिंग के लिए, फ्लावर ढूंढने के लिए, न्यूट्रिशन लाने के लिए वो नहीं जाती, वो कॉम में रहती है।
और क्वीन का पूरा काम कौन करते हैं, ये वर्कर्स करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में वर्कर कौन है, तो वर्कर तुम बोलोगे फीमेल ही है, बट इनफर्टाइल है। ठीक है, इनफर्टाइल है। और जो ड्रोन है ना, उनका काम है सिर्फ फीमेल को फर्टाइल, फीमेल के एग को फर्टिलाइज कराना। मतलब मेल है भाई, तो मेल गैमेट देगा, फीमेल से फीमेल गैमेट बनेंगे, दोनों मिलेंगे, डिप्लॉइड यदि बनता है तो फीमेल का डेवलपमेंट होगा, हैप्लॉइड बनता है तो फिर ड्रोन का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है हनी बी में, एंड्स में एंड वास्प में। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इतना ही पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, बहुत इजी है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में यहां पे आता है हमारा थर्ड नंबर का सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको हम बोलते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी। ठीक है, जेनिक बैलेंस थ्योरी में एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा, क्या नाम है भाई, सीबी ब्रिजेस नाम है। ठीक है, सीबी ब्रिजेस ने कहा कि अच्छा, इस जेनिक बैलेंस थ्योरी में कौन से ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो नोट कर लेना ड्रोसोफिला का होता है। और सीएसईआर नेट में, सीजी सेट में यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। सीबी ब्रिजेस ने कहा कि ड्यूरिंग सेक्स डिटर्मिनेशन और एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज Y chromosome become inactive। तो भाई जब Y क्रोमोसोम इनएक्टिव है, दैट मीन्स वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो भाई जब Y क्रोमोसोम का कोई काम ही नहीं है, तो यहां पे तो दो ही बच गए, एक तो ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम। सो इन ड्रोसोफिला sex determined by sex chromosome and ऑटोसोम्स। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के बेस पे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए होता है एक कैलकुलेशन फार्मूला आएगा, सेक्स इंडेक्स रेशियो। इसका फार्मूला है x अपॉन ए। x अपॉन ए की वैल्यू हमको पता है, तो हम पता कर सकते हैं कि ड्रोसोफिला में कौन मेल है और कौन फीमेल है। x मतलब तो समझ गए कि x क्रोमोसोम है, तो यहां पे बोल सकते हैं x मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ x क्रोमोसोम, अपॉन नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। तो चलो देखते हैं यहां पे कि किस तरह का कंडीशन यहां पे बनता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला देखो, एक कंडीशन को समझो, x अपॉन ए। मान लो, समझना मैं वैल्यू क्या बता रहा हूं। मान लो क्रोमोसोम के नंबर है 4 और ऑटोसोम का भी पेयर कितना है, 4 पेयर है, 4 उसका नंबर है 4। तो 4 अपॉन 4 इज इक्वल क्या आ जाएगा, 1। यदि समझना x अपॉन ए का वैल्यू यदि 1 आता है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो है आपका फीमेल। x अपॉन 1 आया तो वो है फीमेल। सेकेंड नंबर मेल का क्या होगा, x अपॉन ए इज इक्वल, यदि 0.5 आ गया, 0.5 कैसे आएगा, 1/2 मतलब ऑटोसोम्स डबल होंगे और x क्रोमोसोम हाफ होंगे। 4/8, 4/8 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो यदि 0.5 आता है तो ये है अपना मेल। क्लियर हो रहा है पॉइंट। अब देखो दूसरा कंडीशन बोलता है x अपॉन ए इज इक्वल मोर देन ना, चलो पॉइंट में लिखता हूं, मोर देन 1,
मोर देन वन। यहां लिख देता हूं फोर्थ कंडीशन है ना, x अपॉन ए इज इक्वल लेस देन, ठीक है। अच्छा चलो सिंबल नहीं यूज करता, लेस देन लिख देता हूं, लेस देन 0.5, 0.5 से कम या फिर मोर देन वन। यदि मोर देन वन आता है दैट मीन्स सुपर फीमेल है, ये सुपर फीमेल है। और लेस देन 0.5 आया मतलब ये क्या है, सुपर मेल है, ये है सुपर मेल, ठीक है। अब एक और नया कंडीशन है जिसको देखना, जो कि 5th नंबर का कंडीशन है, x अपॉन ए की वैल्यू ना तो 0.5 से कम और ना तो 1 से ज्यादा, दैट मीन्स मोर देन 0.5 टू लेस देन 1.0, मतलब कितना बोल रहा हूं, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, बस यहां तक। यदि ये वैल्यू आती है तो ये कहलाता है इंटरसेक्स। क्या कहलाता है ये, इंटरसेक्स कहलाता है, ठीक है। तो कंडीशन आपको क्लियर है, 1 आया तो फीमेल, 0.5 में मेल, मोर देन 1 सुपर फीमेल, लेस देन 0.5 सुपर मेल, यदि 0.5 से 1 के बीच में आया तो इंटरसेक्स कहलाएगा, ठीक है। ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी। हमने 3 थ्योरी कंप्लीट किए। सबसे पहले आपका एलोसोमिक, सेकंड नंबर में हेप्लोडिप्लॉइड, थर्ड नंबर पे है सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी, ठीक है। चलिए छोटा सा टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं, ट्रेड्स, ठीक है। तो ट्रेड्स मतलब तो आप जानते हैं कि क्या होता है, कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। मेंडल ने 14 डिफरेंट ट्रेड्स के बारे में स्टडी की थी। तो मेंडल ने कुछ और भी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था, जैसे कि ट्रेड्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। एक है आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटी मतलब अमाउंट की बात हो रही है, और दूसरा है क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो इसको पहले समझते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है। तो यहीं पे सबसे जो मेन डेटा है वो है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का डिफरेंस। यदि इसको आप समझ गए तो बाकी पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, जो क्वांटिटी है, अमाउंट की बात हो रही है, वो कंटिन्यूअस वेरिएशन से आता है। मतलब यदि आपको ह्यूज क्वांटिटी चाहिए, आप ऐसा समझना कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन और ह्यूज क्वांटिटी चाहिए, दैट मीन्स वो क्वांटिटेटिव है। और क्वालिटी का मतलब होता है आप में डेवलपमेंट होते गया, नई नई क्वालिटीज आती गई, कुछ समय के लिए वो रुक गया डेवलपमेंट, देन और उसमें डेवलपमेंट हुआ, मतलब रुक रुक के डेवलपमेंट होना, और एक है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तो स्टार पॉइंट याद रखना, जो क्वांटिटेटिव है ये किसका रिजल्ट है, तो देखो तो रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन का है, ठीक है। मतलब जब कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा तो आपको मिलेगा क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। और यदि यहां पे आपको ऐसा बोलूं, रिजल्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, तो वो क्या है, आपका क्वालिटी है। और मेंडल ने इन दोनों में से सबसे, जो मेंडल ने जो एक्सप्लेन किया था वो एक्चुअल में डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को एक्सप्लेन किया था। मतलब जो मेंडल के लॉ है, ठीक है, वो क्वालिटेटिव को फॉलो करता है। तो देखना, फॉलोज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जो क्वालिटेटिव होता है वो मेंडल के लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, यदि मैं इसकी बात करूं तो डज नॉट फॉलो द मेंडल्स लॉ, मेंडल के लॉ को ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये बताओ, जब ये मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो रेगुलेट किससे होता होगा,
तो रेगुलेट होगा, ये ज़्यादातर इन्वायरमेंटल कंडीशन से रेगुलेट होता है। ये बहुत ही की पॉइंट है। मतलब ये किससे रेगुलेट होगा, तो बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन से ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक, और यदि बात हो रही है इन्वायरमेंटल की, तो यहाँ पे मल्टीपल जीन जो है इन्वॉल्व होंगे फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेना, मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व फॉर गिवन कैरेक्टर या गिवन ट्रेट्स। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ जीन जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात आ गई कि भाई जो मेंडल का लॉ फॉलो कर रहा है उसमें या तो वो कैरेक्टर गवर्न होगा किससे, जीन से। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसको हम बोल सकते हैं गवर्न बाय वन और फ्यू जीन्स से यहाँ पे रेगुलेट होगा। एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड, एक साथ लिख देते हैं, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन से बिल्कुल भी ये अफेक्ट नहीं होगा, मगर जो क्वांटिटेटिव होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से अफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वांटिटेटिव की बात हो रही है, तो पूरे के पूरे जितने भी एलील होंगे वो सेम टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ऑल दी एलिल्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट। यहां पे क्या होगा, ऑल दी एलिल्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट। तभी तो सेम प्रोडक्ट बनने के कारण ही तो वो क्वांटिटेटिव बेसिस पे, क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट बेसिस पे ये इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यदि मैं बोलूं क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव आप पढ़ चुके हो, जैसे आपने पढ़ा कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस, मल्टीपल ये हो गया, और वो आपका डोमिनेंस, ये सब तो मेंडल के ही हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है वो जीन के बीच में इंटरेक्शन है, और इनमें जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, क्वालिटेटिव मैनर का है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रेट्स के बारे में दो डिफरेंस है, बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो जितने भी मेंडल के एग्जाम्पल है ना, फ्लावर का कलर हो गया, स्टेम की हाइट हो गई, ये सभी चीजें जो है वो किस में आ जाएगा, तुम्हारे क्वालिटेटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में। इस क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक डेटा दिया रहेगा, जैसे कि मान लो एक ऐसा डेटा है, ये हमारा बेस है, ये वन डेटा, ठीक है, ये सेकंड डेटा, और ये जो है वो हाईएस्ट डेटा है यहाँ पे, मतलब ये पिक को बता रहा है। ये जो फर्स्ट नंबर का है वो बोलता है 1/16 है, ये है 4/16 है, ये है अपना 6/16 है, ये आपका 4/16 है, और ये 1/16 है। ऐसा डेटा दिया है, और डेटा में लिखा हुआ है इन अ गिवन डेटा how many numbers of gene responsible for expression of given traits। जो सामने गिवन ट्रेट है उसमें कितने जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो फार्मूला है
वो है 1/4 का n। ठीक है, n मतलब जो है ये यहाँ पे समझ में आएगा। देखो देखो इस डेटा में सबसे मिनिमम क्या है, तो सबसे मिनिमम है आपका 1/16। इस 1/16 को यहाँ पे पुट करना है, तो मिनिमम वैल्यू लेना है हमको, मिनिमम वैल्यू लेना है, तो ये आपको मिल गया है, तो मैं बोल दिया 1/16। अब 1/16 को क्या करना है, 4 का n में कन्वर्ट करना है, मतलब 4 के पावर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 4 इंटू 4 इज इक्वल होता है 16, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल होता है 64। ठीक है ना। अब देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/4 का पावर n इज इक्वल 1/4 इंटू 4, 2 है ना, तो 4 का पावर 2 लिख देता हूँ, 4 का पावर 2। तो यहाँ देखो 4 से 4 सेम हो गया, तो n इज इक्वल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, n इज इक्वल 2, मतलब 2 नंबर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ गिवन ट्रेट्स। यहाँ पे 2 जीन है, ये 2 जीन जो है इसको क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। यदि सेम डेटा है और उस डेटा में मिनिमम नंबर यदि मान लो 1/64 है मिनिमम नंबर, तो वैल्यू में हम क्या रखेंगे, 1/64 को कैसे रखेंगे, देखो 1/4 का पावर n इज इक्वल 1/64, और 64 देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है, तो 1/4 का पावर n इज इक्वल 1/4 का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा n का इज इक्वल 3, मतलब कि नंबर ऑफ जीन कितने हैं, 3 है। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे डेटा से क्वेश्चन बना सकते हो, ये भी आपके ट्रेड्स का ही क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे ना हाइट वाला है भाई, हाइट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या बोलता है, इफ प्लांट हाइट इज पॉलीजेनिक, क्वेश्चन देखो, इफ प्लांट हाइट इज polygenic traits, then find out क्या फाइंड आउट करना है भाई, फाइंड आउट द हाइट ऑफ F1 प्रोजेनी, ठीक है, आपको F1 प्रोजेनी को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें 2 प्लांट दिया हुआ है, एक दिया है आपको कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, और एक दिया है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। इसका हाइट है बोलता है 28 सेंटीमीटर, और इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हाइट है टोटल 8 सेंटीमीटर। चलिए भाई, मतलब ये ऐसा मान के चलो, ये प्लांट हाइटेड है, ये प्लांट छोटा है, इन दोनों के क्रॉस से क्या बना है, बोलते हैं एक प्लांट बना है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, तो इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलो भाई कैसे बताना है, कैसे बनाना है, इसको मैं दिखा देता हूं एक बार, फिर आप प्रैक्टिस करके देखना। चलिए भाई, डेटा दिया है, सबसे पहले देखना कि भाई आपको क्या करना है, जो रिसेसिव जीन है, देखो रिसेसिव जीन का पूरे जीन का वैल्यू 8 ही होता है, चाहे एक जीन हो तो भी 8 उसकी जो वैल्यू गिवन जो वैल्यू दिया हुआ है वो उतना ही होता है। मतलब देखो ये जो 28 है ना, इसमें डोमिनेंट जीन का भी है और रिसेसिव जीन का भी है। तो क्या करना अपने को, यदि हमको निकालना है तो सबसे पहले डोमिनेंट माइनस रिसेसिव करेंगे। तो डोमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 28, माइनस रिसेसिव की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो आ गया कितना, 20। 20 किसके लिए आ गया, इन चारों जीन के लिए, ये चारों जीन की वैल्यू 20 है, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी इज इक्वल हो जाएगा आपका 20। अब बताओ जीन कितने हैं डोमिनेंट, 1 2 3 4, चारों को डिवाइड कर दो, 4 को तोड़ दो, एक के लिए निकल जाएगा, तो वही 20/4 इज इक्वल आ जाएगा 5। तो मान के चलो एक एक कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखना कितने डोमिनेंट है, 3 है। देखो ए स्मॉल ए कैपिटल बी, इन सब का कितना है, 5 है। जितने भी कैपिटल है उनका सबकी वैल्यू 5, और मैंने कहा था रिसेसिव की वैल्यू जो है सो है,
चाहे उसका नंबर 1 हो या ना हो, उतने वैल्यू उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो a की वैल्यू हो गई 8, तो सबको टोटल कर दो। तो डोमिनेंट की वैल्यू 15 प्लस 8 इज इक्वल 23 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिस करो, वीडियो को थोड़ा पॉज कर देना और इसको प्रैक्टिस करो। देखो एक सेकेंड क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। ये बोलता है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, और यहाँ है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। इसका सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर और ये है आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे बना है प्रोडक्ट जिसका है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका आपको सेंटीमीटर में हाइट पता करना है। इसकी हाइट हमको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, ये देखो ये जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रिसेसिव से लेस कर देना है। तो हमने क्या किया, देखो डोमिनेंट माइनस रिसेसिव, दैट मीन्स 40 माइनस 10 इज इक्वल आ गया 30। ठीक है, 30 किसके लिए आया, ये पूरे के लिए आया। तो कैपिटल ए कैपिटल बी इज इक्वल 30, दैट मीन्स एक डोमिनेंट जीन का जो वैल्यू है वो 30/4 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दो, तो 30 का हाफ 15, 15 का हाफ 7.5। एक जीन की वैल्यू आ गई 7.5। अब यहाँ देखो डोमिनेंट कितने हैं, 2, और रिसेसिव कितने हैं, 2। रिसेसिव 2 हो, 4 हो, 15 हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। तो इसमें कितना होगा, देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी में 2 जीन डोमिनेंट है, मतलब 7.5 इंटू 7.5, 7.5 इंटू मतलब प्लस 7.5, ये इसकी हो गई। और रिसेसिव का एक टाइम लेंगे, सिंगल टाइम 10 जो भी होगा, प्लस ले लेंगे 10। तो ये हो गया 15 प्लस 10 इज इक्वल हो गया 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलो एक और कुछ क्वेश्चन दो इसमें, एक क्वेश्चन और है, चलो इसको थोड़ा अलग लेवल पे बनाते हैं, देखते हैं इसको। 25 आ गया। ओके, एक क्वेश्चन शायद तक उल्टा था। देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल बी से हो रहा है। ठीक, इसका कितना बोलता है, 10 सेंटीमीटर है, और इसका बच्चा जो आया है वो ऐसा है, क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसका जो है हाइट जो है 34 सेंटीमीटर है। तो आपको इसकी हाइट को बताना है आप। ठीक है, मतलब एक पेरेंट की हाइट को तुमको बताना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, कोई बात नहीं, ये नीचे दिया हुआ है, आपको पहले डोमिनेंट को पकड़ना है और रिसेसिव से लेस करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो डोमिनेंट कितना है, 34, डोमिनेंट माइनस रिसेसिव करना पड़ेगा, तो 34 माइनस 10 इज इक्वल आ गया 24। ठीक है, 24 आया। अब ये तो हो गया डोमिनेंट की बात, है ना। तो डोमिनेंट में आ गया तुमको 24 को 4 से डिवाइड कर दो, एक जीन का आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू, तो 4 से डिवाइड करो 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू पता करना है हमको। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें 3 जीन तो कैपिटल है, मतलब 6 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, रिसेसिव का 10 है, तो ये हो गया आपका 18 प्लस 10 इज इक्वल आ गया 28 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप ट्रेड्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, बहुत आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेड्स का जो भी क्वेश्चन था उसको मैंने आपको कवर कर दिया है। एक इसमें और नोट कर लो, हेरिटेबिलिटी हम कवर कर लेते हैं। हेरिटेबिलिटी, तो हेरिटेबिलिटी मतलब होता है कि जेनेटिक कैरेक्टर्स के कारण या जीन के कारण जो आप में और हम में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, हेरिटेबिलिटी कहेंगे। दैट मीन्स आपका आपके भाई के साथ सिमिलैरिटी, आपका आपके पड़ोसी के साथ में डिसिमिलैरिटी, मतलब एक हो जाएगा
सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी similarity and dissimilarity due to genetic, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर इज कॉल्ड हेरिडिबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, हेरिडिबिलिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक कहलाता है ब्रॉड, एक कहलाएगा आपका ब्रॉड रेंज, और एक कहलाएगा नैरो रेंज। दैट मीन्स जो हेरिडिबिलिटी है वो उसमें डिफरेंस होने के दो रीजन हो सकते हैं, ब्रॉड एंड नैरो। ब्रॉड को हम कैपिटल एच के स्क्वायर से डिनोट करेंगे और नैरो को स्मॉल एच के रेशियो से। ठीक है, जो ब्रॉड की वैल्यू होती है उसका फार्मूला है वी जी अपॉन वी पी। जी मतलब होता है आपका जेनेटिक और पी मतलब हो जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो जी वी जी अपॉन वी पी हो जाएगा इसकी वैल्यू, फार्मूला आपको याद रखना है। यदि मैं नैरो रेंज की बात करूं तो यहाँ पे जेनेटिक नहीं आएगा, तो वी ए अपॉन वी पी और वी डी अपॉन वी पी और वी ए अपॉन या ई अपॉन हो जाएगा ई अपॉन वी पी। इसमें पी सब में तो कॉमन है, कोई इशू नहीं है। ए डी और ई क्या है, तो एडिशन, डोमिनेंस और एपिस्टेसिस है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू देखो, ए का मतलब है एडिशन, किसी जीन के एडिशन से चेंज होना। डी का मतलब है डोमिनेंस और ई का मतलब है आपका एपिस्टेसिस। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है पॉइंट। इस तरीके से तीन रेंज बनते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें यदि P की वैल्यू को P क्या है, तो यहाँ पे P भी मेंशन कर लो, फिनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइपिक क्या बोलेंगे इसको, रेशियो बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ब्रॉड रेंज का फॉर्मूला H का स्क्वायर इज इक्वल दिस Vg अपॉन Vp। नैरो रेंज में एडिशन, डोमिनेंस, एपिस्टेसिस ऐसे कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, और Ve को एपिस्टेसिस या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन भी बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन ये बन सकता है। ठीक है, CSIR नेट में क्वेश्चन आया था, आपको क्वेश्चन पूछा था हेरिडिटी कोफिशिएंट क्या है। हेरिडिटी कोफिशिएंट क्या है, हेरिडिटी का कोफिशिएंट की वैल्यू यदि बोलें, वैल्यू ऑफ फिनोटाइपिक ट्रेट्स का, यदि फिनोटाइपिक ट्रेट्स का, तो इसके फॉर्मूले को याद कर लें बेटा। वी जी, ये तो ऊपर में रह गई हमेशा, वी जी अपॉन एक तो वी जी प्लस आपका हो जाएगा वी ई, मतलब जीन प्लस इन्वायरमेंट दोनों के एग्रीगेशन से फिनोटाइपिक जो ट्रेट का जो कोफिशिएंट है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीन और इन्वायरमेंट दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपका जो वैल्यू है वी जी अपॉन वी जी प्लस वी ई, ये कहलाता है आपका हेरिडिटी कोएफिशिएंट कहलाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये प्रीवियस ईयर में आया था, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, हाँ प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, तो इसको आप कोरिलेट करते हुए कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो, बाकी हम कल अपलोड करेंगे। देखते रहिए, आपके अभी भी एक भी डाउट नहीं आया तो मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप डेली अपने वीडियो को देखें, जो भी डाउट हो उसको मैसेज के थ्रू मुझे बताएं, ताकि आपके लिए मैं एक डाउट क्लास प्लान करूं, और जो भी डाउट्स होगा उसको फेस टू फेस हम क्या करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जो आपने इतना अच्छा इंटेंशन दिया, हमारे कोर्स को आपने परचेस किया, उसके लिए थैंक यू। देखिए, सीजी सेट का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, बट आप वो कैंडिडेट हो जो नोटिफिकेशन आने से पहले प्रिपेयर कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, आपका वैकेंसी तो आपके हाथों में है ना। एक जो क्वालिफिकेशन जो रैंकिंग रहेगी उसमें आपका नाम
100% रहेगा उसमें, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, तो आप मेहनत कीजिए, मैं भी आपके लिए मेहनत करूँगा, दोनों मिलकर मेहनत करते हैं, एक बेहतर आउटपुट, एक बेहतर रिजल्ट हमको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।